प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ओनर क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज अपन बात करेंगे ये मुगल जमींदारी व्यवस्था और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में। देखिए सर, सबसे पहले अपन अमीर वर्ग है ये देख लेते हैं। मुगलों के अंदर जो अमीर वर्ग था, अमीर वर्ग, देखिए सर, उमरा शब्द का उमरा शब्द का बहुवचन, उमरा शब्द का बहुवचन। अमीर जो होते थे ये 2000 से ऊंचे मनसबदार को अमीर कहा जाता था। बाबर है, यह अपने साथ उमरा परंपरा भारत के अंदर लेके आया। बहुजातीय और धार्मिक दृष्टि से बहुजातीय और धार्मिक दृष्टि से विषम रूपी तत्वों में से एक समरूपी उमरा परंपरा का विकास करने का श्रेय किसको जाता है? अकबर को जाता है। अकबर के काल में हिंदू मनसबदारों का अनुपात का अनुपात 21% था। जहांगीर व शाहजहां के समय 22-23% होता था। औरंगजेब के समय 33% था, जो सर्वाधिक था। नेक्स्ट है, मुगल काल में अमीर वर्ग दो समूह में बटा था। अमीर वर्ग था, इसके दो समूह थे। देखिए, एक तो था तैनात ए रकाब, ये दरबार के अंदर तैनात रहता था। दूसरा है तैनात ए सूबाजात, ये सूबा या प्रांत के अंदर तैनात होता था। नेक्स्ट है, अब अपन जमींदारी के संदर्भ में बात करें। जमींदारी, देखिए, जमींदारी एक स्थायी या पुश्तैनी होती है। पहली बात तो यह क्या है? स्थायी स्थायी व वंशानुगत होती है। वंशानुगत होती थी। नेक्स्ट अपन बात करें जागीर होती थी, यह हस्तांतरित थी, लेकिन जमींदारी हस्तांतरित नहीं थी। वहीं जमींदारी वंशानुगत होती थी, जागीरदारी वंशानुगत नहीं होती थी। डॉक्टर
आगे देखते हैं एक बार, इस पे बोर्ड पे आएगा नहीं है। देखिए अमीर वर्ग को अपन देखते हैं, जमींदारी और जागीरदारी व्यवस्था देखते हैं। तो अमीर है, यह हुमरा का बहुवचन है। 2000 से ऊपर के मनसबदार को अमीर कहते थे। बाबर ये व्यवस्था अपने साथ भारत में लेके आया था। उमरा बहुजातीय और धार्मिक दृष्टि से विषम रूपी तत्वों को में से समरूपी उमरा परंपरा का विकास है, ये किसने किया था? अकबर ने किया था। अकबर के समय हिंदू मनसबदारों का अनुपात 21% था। जहांगीर व शाहजहां के समय 22-23% था और औरंगजेब के समय 33% था, जो सर्वाधिक था। अमीर वर्ग दो समूह में बटा होता था। एक तो तैनात ए रकाब जो दरबार में तैनात होते थे, और एक तैनात ए सूबाजात जो प्रांत या सूबा में तैनाती इनकी होती थी। जमींदार देखिए, ये स्थायी व वंशानुगत होती थी जमींदारी। जागीर हस्तांतरित थी, लेकिन जमींदारी हस्तांतरित नहीं थी। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना। जमींदारी वंशानुगत थी, लेकिन जागीरदारी वंशानुगत नहीं थी। आगे देखिए, नेक्स्ट अपन बात करें डॉक्टर नूरुल हुसैन हसन ने जमींदारी की 3 श्रेणियां बताई। कितनी श्रेणियां बताई हैं? 3 श्रेणियां। एक तो देखिए प्राथमिक जमींदार, किसानों को कर वसूल कर किसानों से कर वसूल कर राजकोष में जमा करवाता, जिसे माल गुजार भी कहते हैं। इसे एक शब्द माल गुजार के नाम से भी जाना जाता है। माध्यमिक जमींदार, ये भूराजस्व की रीढ़ होते थे। इन्हें चौधरी, देशमुख, देशपांडे, तालुकेदार, मुकदम के नामों से जाना जाता था। नेक्स्ट है तृतीयक जमींदार। ये स्वतंत्र शासक होते थे। वे स्वतंत्र शासक जिन्होंने मुगलों के अधीनता स्वीकार कर ली। नेक्स्ट है जमींदाराने रियती। ये है भूराजस्व देने वाले जमींदार। एक है जमींदाराने जोर तलब। ये है भू राजस्व न देने वाले जमींदार। भू राजस्व न देने वाले जमींदार। देखिए सर, डॉक्टर नूरुल हसन के अनुसार 3 प्रकार की जमींदारी व्यवस्थाएं थी। प्राथमिक जमींदार किसानों से कर लेकर के इस कर को राजकोष में जमा करवाता था, इसे माल गुजार भी कहते थे। माध्यमिक जमींदार, ये भू राजस्व की रीढ़ होती थी। इन्हें चौधरी, देशमुख, देशपांडे, तालुकेदार, मुकदम आदि नामों से जाना जाता था।
तृतीय जमींदार वे स्वतंत्र शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। दो प्रमुख शब्दावलियां हैं, जमींदाराने रैयती, भू राजस्व देने वाले जमींदार, जमींदाराने जोर तलब, भू राजस्व न देने वाले जमींदार। तो ये बात तो हो गई जमींदारों के संदर्भ में। अब अपन बात करेंगे जागीरदार। जागीरदार देखिए सर, जागीरदार ये वे मनसबदार थे, वे मनसबदार थे जिन्हें उनका वेतन नगद नहीं मिलता था और कुछ राजस्व के लिए इनको क्षेत्र दे दिया जाता था और इसी क्षेत्र को जागीर या तियूल कहा जाता था। इसमें कुछ प्रमुख जागीरें हैं, ये देखिए मैं एक लिस्ट बना के आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। एक तो है तनख्वाह जागीर, तनख्वाह जागीर, ये अवंशानुगत थी, स्थानांतरणीय थी और ये वेतन के रूप में किसके समय, अकबर के समय शुरू हुई थी। दूसरी है मसरूत ए जागीर, ये अवंशानुगत थी और स्थानांतरणीय थी और इसको सशर्त, ये सशर्त जागीर थी और किसके समय, औरंगजेब के समय यह शुरू होती है। इनाम है जागीर, यह वंशानुगत थी और हस्तांतरणीय थी और ये जो दी जाती थी स्वायत्त शासकों को दी जाती थी। नेक्स्ट है अल तमगा जागीर, अल तमगा जागीर वंशानुगत थी और हस्तांतरणीय थी यह, और ये मुसलमानों कुलीनों को दी जाती थी और इसको शुरू किसने किया था, जहांगीर द्वारा इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट है एम्मा जागीर, यह वंशानुगत थी और हस्तांतरणीय थी, वंशानुगत थी, हस्तांतरणीय थी और यह मुस्लिम धर्माचार्यों को जहांगीर द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है मदद ए मास, यह
इनाम जागीर के तहत ही होती थी, है मदद मास, इनाम जागीर के तहत होती थी, धार्मिक मामलों में दी जाती थी ये। इस भूमि को उत्तर मुगल काल का शासक बहादुर शाह प्रथम ने वंशानुगत बना दिया था, वंशानुगत बना दिया था। वंशानुगत बना दिया था। देखें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जागीरदार ये वे मनसबदार थे जिन्हें इनका वेतन नगद नहीं दे करके कुछ राजस्व क्षेत्र दे दिया जाता था, और इसी राजस्व क्षेत्र को जागीर या तियूल कहा जाता था। कुछ प्रमुख जागीरें हैं, जैसे तनख्वाह ए जागीर, ये अवंशानुगत होती थी, हस्तांतरणीय होती थी, और इसको शुरू करने वाला अकबर है। मसरूत ए जागीर, ये अवंशानुगत होती थी और हस्तांतरणीय होती थी। सशर्त जागीर होती थी, जिसको शुरू किसने किया था? औरंगजेब ने शुरू किया था। इनाम जागीर, इनाम ए जागीर, ये वंशानुगत होती थी, हस्तांतरणीय होती थी और स्वायत्त शासकों को दी जाती थी। अल तमगा जागीर, ये वंशानुगत होती थी, हस्तांतरणीय होती थी और मुसलमान कुलीनों को दी जाती थी, जिसकी शुरुआत किसने करी थी? जहांगीर ने शुरू की थी। एमा जागीर है, यह वंशानुगत होती थी, हस्तांतरणीय होती थी और मुस्लिम धर्माचार्यों को ये दी जाती थी, और शुरू किसने की थी? जहांगीर ने शुरू की थी। मदद मास, ये इनाम जागीर के तहत ही आती थी। उत्तर मुगल काल शासक बहादुर शाह प्रथम ने इसको वंशानुगत बना दिया था। नेक्स्ट देखिए साहब, महाल ए पे बाकी, महाल ए पे बाकी, महाल ए पे बाकी ये है, ये जागीर आवंटन हेतु, जागीर आवंटन हेतु आरक्षित एवं अप्रदत्त भूमि होती थी। नेक्स्ट है हाल, हाल ए हासिल या महसूल, ये जागीर से वास्तविक रूप से आय प्राप्त करना, जागीर से वास्तविक रूप से आय। नेक्स्ट अपन देखेंगे तो देखिए जमादामी, ये है जागीर की अनुमानित आय, जागीर की अनुमानित आय यानी राजस्व का आकलन। नेक्स्ट है सवाने है सवाने है गिनार, ये होता था जागीरदारों पर नजर रखता था और इनकी सूचना है यह केंद्र तक पहुंचाता था। नेक्स्ट है जागीरदारी संकट का सर्वप्रथम अध्ययन किया था, ये क्या था? सतीश चंद्र ने सर्वप्रथम अध्ययन किया था, सतीश चंद्र ने। और सर्वप्रथम जागीरदारी संकट है, यह औरंगजेब के शासनकाल, औरंगजेब के समय अपने को दिखाई देता है। एक होता था राजगमिता कानून, राजगामिता
कानून मरने वाले जागीरदार की संपत्ति जब्त कर ली जाती थी और यह केंद्र के पास चली जाती थी, या केंद्र इसको क्या कर लेता था, रख लेता था। देखिए साहब, महाल पे बाकी जागीर आवंटन हेतु आरक्षित और अप्रदत्त भूमि होती थी, ये खालसा भूमि होती थी। नेक्स्ट है जिस पर राज्य का अधिकार होता था, हाल ए हासिल या महसूल जागीर से प्राप्त वास्तविक आय। नेक्स्ट, जमादामी जागीर की अनुमानित आय यानी राजस्व का अनुमान। सवानेह गिनार ये है जागीरदारों पर नजर, जागीरदारों पर क्या है, नजर, और ये इनकी सूचना केंद्र तक पहुंचाता था। ये पद है एक सवाने गिनार, जो जागीरदारों पर नियंत्रण रखता था, नजर रखता था, इनकी सूचना कहाँ पहुंचाता था, केंद्र तक पहुंचाता था। जागीरदारी संकट का अध्ययन सर्वप्रथम करने वाला विद्वान कौन है, सतीश चंद्र। और जागीरदारी संकट के लक्षण हैं, ये किसके समय दिखाई देने लगते हैं, औरंगजेब के समय सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। एक राजगमिता कानून होता है, इसमें मरने वाले जागीरदार की संपत्ति है, यह सम्राट या केंद्र के पास चली जाया करती थी। तो ये बात आपकी जो है ये होगी जमींदार और जागीरदार के बारे में। आप नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी वो होगी भू राजस्व के संदर्भ में। धन्यवाद।